हम सभी ने कभी न कभी ये अनुभव ज़रूर किया है। मान लीजिए किसी ई-कॉमर्स साइट पर कोई बहुत बड़ी सेल चल रही है। बिल्कुल। अक्सर त्योहारों के समय ऐसा होता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति अपने पसंदीदा जूते या कोई नया गैजेट खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। उसने जल्दी से कार्ट में सामान डाला, पेमेंट पेज पर क्लिक किया और अचानक बूम, वेबसाइट क्रैश हो गई। पेज लोड ही नहीं हो रहा, स्क्रीन बस घूम रही है। बिल्कुल, ये बहुत ही निराशाजनक होता है। या फिर इसका बिल्कुल उल्टा परिदृश्य सोचिए। लाखों लोग एक साथ एक ही वेबसाइट पर हैं, भारी ट्रैफिक है, लेकिन साइट इतनी स्मूथ चल रही है जैसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम यही समझने वाले हैं। बिल्कुल, हम यही डिकोड करेंगे कि जो वेबसाइट्स भारी ट्रैफिक में भी क्रैश नहीं होती, वे पर्दे के पीछे असल में ऐसा क्या जादू करती हैं। वेब डेवलपमेंट की इस दुनिया में डेटाबेस को वास्तव में कैसे संभाला जाता है। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। हाँ, आज के इस डीप डाइव के लिए हमने जिन स्रोतों का उपयोग किया है उनमें एक प्रारंभिक संदर्भ के रूप में असाइनमेंट ऑन क्लिक नाम का रिसोर्स शामिल है। और इसके साथ ही हमारी चर्चा का जो मुख्य आधार है वो एक बहुत ही विस्तृत तकनीकी दस्तावेज है जिसका नाम है मास्टरिंग PHP एंड MySQL फॉर स्केलेबल डेटाबेस मैनेजमेंट। तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि ये जटिल डेटा बैकएंड में कैसे काम करता है और इसे बिना किसी तकनीकी बोझ या ओवरलोड के बिल्कुल सरल और मज़ेदार तरीके से डिकोड करना है, ताकि हर वो इंसान जिसे नई चीज़ें सीखने का शौक है वो इसे आसानी से समझ सके। बिल्कुल, तकनीकी शब्दों से परे जाकर इसके असली लॉजिक को समझना ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले एकदम बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हैं। हमारे मुख्य दस्तावेज में दो ही शब्दों का सबसे ज्यादा जिक्र है, PHP और MySQL। ये दोनों ही नाम वेब डेवलपमेंट में बहुत आम है। हाँ, दस्तावेज में PHP को एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा बताया गया है और MySQL को एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या RDBMS। तो तकनीकी जार्गन से हटकर ये दोनों वास्तव में क्या हैं और कैसे काम करते हैं? अगर हम वेब डेवलपमेंट की इस लगातार बढ़ती दुनिया को देखें तो ये दोनों तकनीकें वास्तव में किसी भी डायनामिक वेबसाइट की आधारशिला हैं। मतलब इनके बिना काम नहीं चल सकता। आधारशिला है। हाँ, इसे एक बहुत ही व्यवहारिक तरीके से देखा जा सकता है। PHP वो दिमाग या लॉजिक है जो सर्वर पर काम करता है। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है। अच्छा, एक रेस्टोरेंट का उदाहरण। हाँ, वहाँ PHP उस वेटर और मैनेजर की तरह है जो ये तय करता है कि ग्राहक ने क्या मांगा है, उसे किचन से कैसे लाना है और टेबल पर कितनी खूबसूरती से परोसना है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। तो फिर MySQL क्या है? दूसरी तरफ MySQL वो विशाल और व्यवस्थित गोदाम या किचन है जहाँ सारी जानकारी, सारे कच्चे माल सुरक्षित रखे जाते हैं। दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताता है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली जोड़ी बनती है। एक शक्तिशाली जोड़ी है, मतलब वेटर और किचन का बेहतरीन तालमेल। बिल्कुल। और रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है कि जानकारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, टेबल्स के रूप में। ये जोड़ी डायनामिक कंटेंट को बहुत कुशलता से संभालती है। डायनामिक कंटेंट जैसे सोशल मीडिया की फीड जो हर यूजर के लिए अलग होती है। एकदम सही। डायनामिक कंटेंट और बड़े बड़े डेटा सेट्स को संभालने का काम यही जोड़ी करती है। ये जोड़ी सच में वेब की दुनिया का पावर हाउस लगती है। एक दिमाग है तो दूसरा याददाश्त। लेकिन जब हम इतने सारे डेटा की बात करते हैं जिसमें यूजर्स के पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, ईमेल और निजी जानकारी शामिल होती है, तो सुरक्षा का सवाल सबसे पहले आता है। हाँ, सुरक्षा तो सबसे अहम है। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी बड़ी कंपनी का डेटा लीक हो गया, तो इस डेटाबेस को इंटरनेट की खतरनाक हैकर से कैसे बचाया जाता है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है प्रीपेड स्टेटमेंट्स का उपयोग। प्रीपेड स्टेटमेंट्स। हाँ, जब PHP में डेटाबेस के साथ काम करने की बात आती है तो ये सुरक्षा के लिहाज से सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण अभ्यासों में से एक है। पारंपरिक तरीके से क्या होता था कि डेवलपर्स सीधे यूजर के इनपुट को डेटाबेस की क्वेरी में जोड़ देते थे, जो कि काफी खतरनाक लगता है। बहुत खतरनाक। लेकिन प्रीपेड स्टेटमेंट्स एक बहुत ही चतुर तरीका अपनाते हैं। वे इनपुट डेटा के लिए प्लेस होल्डर्स का उपयोग करते हैं। प्लेस होल्डर्स? थोड़ा रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि हम डेटाबेस को पहले से बता देते हैं कि कोई जानकारी आने वाली है, लेकिन वो जानकारी क्या है ये हम बाद में बताते हैं? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। दस्तावेज में इसका एक बहुत ही सटीक कोड उदाहरण भी दिया गया है,
जहां लिखा है कि इंसर्ट इनटू यूजर्स और फिर वैल्यूज के आगे ब्रैकेट में 2 प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं। तो क्या वे प्रश्नवाचक चिन्ह ही प्लेस होल्डर्स हैं? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। वे प्रश्नवाचक चिन्ह ही प्लेस होल्डर्स हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई फॉर्म भरा जा रहा हो जहां नाम और ईमेल की जगह सिर्फ खाली डिब्बे बने हैं। खाली डिब्बे। और यह तरीका सुरक्षा के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये SQL इंजेक्शन अटैक से बचाता है। SQL इंजेक्शन, ये कैसे काम करता है? SQL इंजेक्शन डेटाबेस संचालित एप्लीकेशंस में एक बहुत ही आम और खतरनाक भेद्यता है। हैकर्स अक्सर इनपुट फील्ड्स में, जैसे वेबसाइट के सर्च बॉक्स या लॉगिन पेज में, खतरनाक कोड डालकर डेटाबेस को चकमा देने की कोशिश करते हैं। ओहो, मतलब वे सर्च बॉक्स में ही अपना कोड लिख देते हैं? हाँ, और अगर प्लेस होल्डर ना हो तो डेटाबेस उस हैकर के कोड को अपना ही कमांड समझकर चला सकता है और सारा डेटा डिलीट कर सकता है। ये तो बहुत ही डरावना है ना? लेकिन प्लेस होल्डर्स का उपयोग करने से डेटाबेस उस इनपुट को कभी भी एग्जीक्यूटेबल कोड के रूप में नहीं पढ़ता। वो उसे सिर्फ एक साधारण डेटा या वैल्यू मानता है। अच्छा, तो चाहे हैकर कितना भी खतरनाक कोड क्यों ना लिख दे, डेटाबेस उसे सिर्फ एक नाम या ईमेल की तरह ट्रीट करेगा? बिल्कुल, वो कोड कभी चलेगा ही नहीं। ये तो सच में एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। यानी हैकर का कोड डेटाबेस के मुख्य इंजन तक पहुंचने से पहले ही बेअसर हो जाता है। उसे सिर्फ एक टेक्स्ट मान लिया जाता है। एकदम सही। लेकिन दस्तावेज में यह भी लिखा है कि प्रीपेड स्टेटमेंट्स का सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि एक दूसरा बड़ा फायदा भी है, परफॉर्मेंस बूस्ट, ये प्रदर्शन में सुधार। ये कैसे होता है? सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम सर्वर की गति कैसे बढ़ा सकता है? ये इसका दूसरा सबसे शानदार पहलू है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम प्रीपेड स्टेटमेंट्स का उपयोग करते हैं तो क्वेरी केवल एक बार कंपाइल होती है। एक बार कंपाइल होने का मतलब? इसका मतलब है कि डेटाबेस उस क्वेरी को पढ़ता है, उसका अर्थ निकालता है और उसे चलाने का एक पूरा रूट या प्लान बनाता है। ये सारा दिमागी काम सिर्फ एक बार होता है। हाँ, तो बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। इसके बाद अलग अलग पैरामीटर्स, जैसे 100 अलग अलग यूजर्स के नाम और ईमेल के साथ उसी स्टेटमेंट को बार बार चलाया जा सकता है। चूंकि क्वेरी को समझने और उसका प्लान बनाने का भारी काम पहले ही हो चुका है, इसलिए जब एक ही काम को अलग अलग डेटा के साथ बार बार करना होता है तो ये सिस्टम की गति को काफी बढ़ा देता है। तो सर्वर को बार बार सोचना नहीं पड़ता कि इस कमांड का क्या मतलब है। हाँ, वो बस सीधे काम करता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि गति या स्पीड की जब बात आती है तो हमारे स्रोतों में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पर भारी जोर दिया गया है, और वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग डेटाबेस की जान है। अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो ये किसी मोटी किताब के पीछे दिए गए इंडेक्स या अनुक्रमणिका की तरह लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अगर 1000 पन्नों की किताब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द ढूंढना है तो एक एक पन्ना तो नहीं पलटा जा सकता। सीधे पीछे इंडेक्स में देखा कि वो विषय पेज नंबर 405 पर है और सीधे वहां पहुंच गए। क्या डेटाबेस में इंडेक्सिंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है? आपका ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है। MySQL में क्वेरी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इंडेक्स बहुत जरूरी है। वे डेटा को तेजी से खोजने का एक शॉर्टकट तंत्र प्रदान करते हैं। खासकर जब डेटा सेट बहुत बड़ा हो तब तो ये बहुत जरूरी होगा। हाँ, मान लीजिए लाखों यूजर्स का डेटा है, तो बिना इंडेक्स के डेटा ढूंढने में सर्वर को हर एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, जिसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता है। दस्तावेज इस बात पर भी जोर देता है कि प्राइमरी कीज को हमेशा इंडेक्स किया जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ। ये प्राइमरी कीज क्या होती हैं? अलग रोल नंबर होता है, या हर नागरिक का एक अलग आधार नंबर? बिल्कुल, वो कभी 2 लोगों का एक नहीं हो सकता। डेटाबेस में इसे प्राइमरी की कहते हैं और रिकॉर्ड्स को पहचानने के लिए इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। समझ गया। और इसके अलावा भी कुछ इंडेक्स होता है क्या? हाँ, दस्तावेज फॉरेन कीज को भी इंडेक्स करने की बात करता है। फॉरेन कीज वो लिंक है जो 2 अलग-अलग टेबल्स को जोड़ते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक टेबल में यूजर की जानकारी है और दूसरी टेबल में उसके द्वारा किए गए ऑर्डर्स की जानकारी। तो ऑर्डर्स वाली टेबल में जो यूजर आईडी है वो एक फॉरेन की होगी। इन्हें इंडेक्स करने से इन दोनों टेबल्स को आपस में मिलाने या ज्वाइन करने की प्रक्रिया बेहद तेज हो जाती है। ये तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी गई है। स्रोतों में लिखा है कि ओवर इंडेक्सिंग या जरूरत से ज्यादा इंडेक्स बनाने से बचना चाहिए। यह एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि अगर हर चीज का इंडेक्स बना दिया जाए, नाम का भी, उम्र का भी,
शहर का भी, तो सब कुछ तेजी से मिल जाएगा। फिर ये नुकसानदायक कैसे हो सकता है? यह एक व्यवहारिक पहलू है जिसे हर अच्छे डेटाबेस डेवलपर को ध्यान में रखना होता है। सिलेक्टिव इंडेक्सिंग या चुनिंदा इंडेक्सिंग ही सही तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडेक्स मुफ्त में नहीं बनते। मुफ्त में नहीं बनते? मतलब इसमें सर्वर की मेमोरी खर्च होती है? हाँ, जब किसी कॉलम का इंडेक्स बनाया जाता है तो डेटाबेस उस कॉलम की एक अलग शॉर्टेड कॉपी मेमोरी में सेव करता है। अब सोचिए, जब डेटा केवल पढ़ा जा रहा है तब तो गति बहुत तेज मिलेगी, लेकिन जब नया डेटा डाला जाए तो? वही, जब डेटाबेस में नया डेटा डाला जाता है या पुराने डेटा को अपडेट किया जाता है तो डेटाबेस को मुख्य टेबल में तो डेटा डालना ही पड़ेगा, साथ ही उस डेटा से जुड़े हर एक इंडेक्स को भी दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। तो ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि हर बार नया डेटा आने पर डेटाबेस को वो पूरा इंडेक्स भी दोबारा व्यवस्थित करना पड़ता होगा। ठीक वैसे ही जैसे जैसे किताब में एक नया चैप्टर जोड़ने पर पूरी अनुक्रमणिका को फिर से लिखना पड़े। बिल्कुल सही। हर एक नया इंसर्ट या अपडेट ऑपरेशन उस अतिरिक्त इंडेक्स को बनाए रखने का बोझ भी साथ लाता है। अगर हर कॉलम पर इंडेक्स लगा दिया है तो एक साधारण सा डेटा सेव करने में सर्वर को 10 अलग-अलग जगहों पर अपडेट करना पड़ेगा। बाप रे, इससे तो डेटा सेव करने की गति बहुत धीमी हो जाएगी। एकदम धीमी। इसलिए तेज डेटा ढूंढने और कुशल डेटा संशोधन के बीच एक सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है। केवल उन्हीं कॉलम्स को इंडेक्स करना चाहिए जिनसे अक्सर डेटा सर्च किया जाता है। ये संतुलन बनाना तो सच में एक कला की तरह लगता है। लेकिन सवाल ये है कि डेवलपर्स को ये कैसे पता चलता है कि उनकी लिखी हुई क्वेरी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं? ये एक अच्छा सवाल है। क्या पर्दे के पीछे देखने का कोई तरीका है जिससे पता चले कि डेटाबेस किस रास्ते से जा रहा है? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर MySQL का एक्सप्लेन कमांड सामने आता है। यह कमांड डेवलपर्स के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। एक्सप्लेन ये काम कैसे करता है? देखिए, अगर कोई डेवलपर सिर्फ डेटा मांगता है तो डेटाबेस डेटा दे देता है। लेकिन अगर डेवलपर अपनी कमांड के आगे एक्सप्लेन लिख दे, उदाहरण के लिए एक्सप्लेन सिलेक्ट और फिर आगे की क्वेरी, तो क्या होता है? तो डेटाबेस जानकारी नहीं देगा। इसके बजाय वो यह बताएगा कि वो इस जानकारी को कैसे प्रोसेस कर रहा है। अरे वाह, तो ये एक तरह से डेटाबेस का एक्सरे निकालने जैसा है। ये अंदरूनी जांच करके बताता है कि डेटाबेस जानकारी ढूंढने के लिए क्या रास्ता अपना रहा है, उसने इंडेक्स का इस्तेमाल किया या नहीं, या उसने कितने रिकॉर्ड्स खंगाले। बिल्कुल। इस एक्सरे रिपोर्ट को देखकर डेवलपर्स ये विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या क्वेरी इंडेक्स का सही उपयोग कर रही है, क्या ये जरूरत से ज्यादा समय ले रही है, और क्या क्वेरी के ढांचे में बदलाव करने की जरूरत है। तो अगर कोई गड़बड़ है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। हाँ, अगर एक्सप्लेन बताता है कि डेटाबेस को एक ईमेल ढूंढने के लिए 1,00,000 लाइनें पढ़नी पड़ी, तो डेवलपर तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ इंडेक्स की कमी है। इस जानकारी से वे लक्षित अनुकूलन कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को सुचारू बना सकते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अभी तक तो हमने सुरक्षा और गति की बात की, लेकिन जब कोई एप्लीकेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जब यूजर्स की संख्या हजारों से लाखों और फिर करोड़ों में पहुंच जाती है, तब चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। हाँ, तब एक सर्वर से काम नहीं चलता। हमारे दस्तावेज में स्केलेबिलिटी यानी इस विशाल आर्किटेक्चर को संभालने पर बहुत जोर दिया गया है। और यहाँ दो बहुत भारी शब्द आते हैं, नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन। ये डेटाबेस डिजाइन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ मेरी थोड़ी मदद कीजिए, क्योंकि दस्तावेज पढ़ने पर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगते हैं। पहले ये बताइए कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या है? मैं बताती हूँ। नॉर्मलाइजेशन वास्तव में डेटाबेस डिजाइन की वो प्रक्रिया है जहां डेटा की पुनरावृत्ति या रिडंडेंसी को खत्म किया जाता है और डेटा की अखंडता सुनिश्चित की जाती है। रिडंडेंसी खत्म करना मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी जानकारी डेटाबेस में 2 बार नहीं लिखी जानी चाहिए। मान लीजिए एक यूजर है जिसका पता सेव करना है। अगर वो 10 बार ऑर्डर करता है तो 10 बार उसका पूरा पता ऑर्डर्स टेबल में नहीं लिखा जाएगा। तो फिर कैसे लिखा जाएगा? पते के लिए एक अलग टेबल बनेगी और ऑर्डर्स टेबल में सिर्फ उस पते की आईडी डाल दी जाएगी। इससे डेटाबेस का साइज छोटा रहता है और अगर यूजर अपना पता बदलता है तो सिर्फ एक जगह अपडेट करना पड़ता है। इससे सिस्टम की स्थिरता बढ़ती है। एक मिनट,
अभी आपने कहा कि डेटा को दोहराना गलत है और उसे अलग अलग टेबल्स में बांटना अच्छा है, यानी नॉर्मलाइजेशन। हाँ, ये सामान्य नियम है। लेकिन आगे दस्तावेज में लिखा है कि कभी-कभी डीनॉर्मलाइजेशन भी परफॉर्मेंस को सुधार सकता है। इसका मतलब है कि कभी-कभी जानबूझकर डेटा को दोहराना फायदेमंद होता है। ये तो नॉर्मलाइजेशन के बिल्कुल उलट है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है और यहीं पर इंजीनियरिंग का असली दिमाग लगता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जटिल जॉइंट्स से बचा जा सके। जटिल जॉइंट्स? हाँ, जब डेटाबेस बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड हो जाता है तो एक साधारण सी जानकारी निकालने के लिए सर्वर को कई टेबल्स को आपस में जोड़ना पड़ता है। मान लीजिए एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें यूजर का नाम, उसका पता, खरीदे गए उत्पाद का नाम और कैटेगरी हो। तो इसके लिए अलग-अलग टेबल्स में जाना होगा? बिल्कुल। नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस में सर्वर को 4 अलग-अलग टेबल्स में जाके डेटा ढूंढना होगा और फिर उन्हें मिलाना होगा। और ये काम सर्वर के लिए बहुत थका देने वाला होता होगा, खासकर तब जब एक साथ हजारों लोग ऐसी रिपोर्ट मांग रहे हों। एकदम सही। बड़े पैमाने पर ये जॉइंट सर्वर की सारी ताकत चूस सकते हैं। इसलिए डेवलपर्स एक रणनीतिक कदम उठाते हैं। वे कुछ खास जगहों पर डेटा को जानबूझकर दोहराते हैं। अच्छा, तो वे जानबूझकर नियम तोड़ते हैं ताकि स्पीड मिल सके? हाँ, वे ऑर्डर्स टेबल में ही शायद उत्पाद का नाम भी सेव कर दें, ताकि जब भी ऑर्डर की डिटेल्स दिखानी हो तो सर्वर को उत्पादों वाली टेबल में न जाना पड़े। इसे ही डीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये एक ट्रेड ऑफ है। थोड़ा सा स्पेस ज्यादा खर्च होता है ताकि स्पीड मिल सके। ये तो बहुत ही गजब का संतुलन है, स्पेस बनाम स्पीड। वैसे गति बढ़ाने का एक और तरीका जिसका दस्तावेज में जिक्र है वो है कैशिंग। कैशिंग तो आज के समय में बहुत जरूरी है। और इसमें मेमकैश या रेडिस जैसी टूल्स का उदाहरण दिया गया है। मुझे लगता है कि कैशिंग को एक आसान उदाहरण से समझाया जा सकता है। हाँ, बताइए। अब मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट में बैठा है। पानी हर मेज पर पहले से एक जग में रखा होता है क्योंकि उसकी मांग सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर कोई खास डिश मांगता है तो वेटर को अंदर किचन में जाना पड़ता है। क्या कैशिंग भी उस पानी के जग की तरह है? ये तुलना बिल्कुल सटीक है। कैशिंग तंत्र वास्तव में यही काम करते हैं। मतलब वो डेटा पहले से तैयार रखता है? हाँ, जब डेटाबेस यानी किचन से कोई भारी जानकारी मांगी जाती है तो वो सर्वर की हार्ड ड्राइव पर प्रोसेस होती है। लेकिन रेडिस या मेमकैश जैसे टूल्स अक्सर इस्तेमाल होने वाले डेटा को सीधे मेमोरी यानी रैम में स्टोर कर लेते हैं। और रैम हार्ड ड्राइव से बहुत तेज होती है? हजारों गुना तेज। तो जब कोई जानकारी पहले से ही कैश यानी पानी के जग में उपलब्ध होती है तो एप्लीकेशन को बार बार डेटाबेस के पास जाकर जटिल क्वेरी चलाने की आवश्यकता नहीं होती। इससे तो डेटाबेस पर पड़ने वाला लोड बहुत कम हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। और एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम पलक झपकने से भी तेज हो जाता है। इसके अलावा सर्वर को थकने से बचाने के लिए स्रोतों में कनेक्शन और क्वेरी मैनेजमेंट का भी बहुत विस्तार से वर्णन है, जैसे कि परसिस्टेंट कनेक्शंस और कनेक्शन पूलिंग। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? देखिए, जब भी कोई PHP एप्लीकेशन MySQL डेटाबेस से जुड़ता है तो एक नया कनेक्शन बनाने में कुछ समय और नेटवर्क रिसोर्सेज लगते हैं। ये ऐसा है जैसे हर बार बात करने के लिए नया फोन मिलाना। तो परसिस्टेंट कनेक्शंस में क्या होता है? उसमें एक बार कनेक्शन बन जाने के बाद उसे खुला रखा जाता है ताकि अगली क्वेरी उसी रास्ते से जा सके और बार बार फोन मिलाने का अतिरिक्त बोझ कम हो। और कनेक्शन पूलिंग? कनेक्शन पूलिंग इससे भी एक कदम आगे है। इसमें डेटाबेस कनेक्शंस का एक पूल या समूह पहले से बनाकर रखा जाता है। ये एक कॉल सेंटर की तरह है जहां कुछ लाइनें हमेशा चालू रहती हैं। अच्छा। हाँ, जब भी किसी नए काम के लिए कनेक्शन की जरूरत होती है तो इस पूल में से एक खाली कनेक्शन दे दिया जाता है। काम खत्म होने पर कनेक्शन तोड़ा नहीं जाता, बल्कि वो वापस पूल में चला जाता है ताकि कोई और उसका इस्तेमाल कर सके। ये तो संसाधनों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है। स्रोतों में एक बहुत ही छोटी लेकिन असरदार सलाह भी दी गई है, लिमिट डेटा रिट्रीवल, यानी सिर्फ वही डेटा निकालें जिसकी वास्तव में जरूरत है। और बैच प्रोसेसिंग का भी जिक्र है। हाँ, ये डेटाबेस प्रबंधन का एक सुनहरा नियम है। कई डेवलपर्स आलस में सिलेक्ट स्टार लिख देते हैं, जिसका मतलब है टेबल की सारी जानकारी ले आओ, जो कि बहुत भारी पड़ता होगा। बिल्कुल। अगर सिर्फ यूजर का नाम और ईमेल चाहिए तो उसका पूरा बायोडेटा, प्रोफाइल पिक्चर का लिंक, सब कुछ सर्वर से मंगाना बेवकूफ़ी है। इससे नेटवर्क जैम होता है। हमेशा केवल उन विशिष्ट कॉलम्स का नाम देना चाहिए जिनकी आवश्यकता है।
एकदम सही। इसके साथ ही बैच प्रोसेसिंग भी एक शानदार तकनीक है। मान लीजिए डेटाबेस में 100 नए यूजर्स की जानकारी डालनी है। अलग-अलग 100 क्यूरीज चलाने के बजाय 100 यूजर्स का डेटा एक ही बड़े डिब्बे यानी बैच में पैक करके एक ही बार में डेटाबेस को भेज दिया जाता है। ये तो 100 बार बाजार जाके एक-एक सामान लाने के बजाय एक ही बार में सारा सामान लाने जैसा है। हाँ, इससे डेटाबेस पर बहुत भारी बोझ कम होता है। ये सब तो तब तक ठीक है जब तक एक सर्वर इन सारे ऑप्टिमाइजेशन के साथ चीजों को संभाल सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे दिवाली की सबसे बड़ी सेल चल रही है। ऐसे समय में ट्रैफिक की कोई सीमा नहीं होती। हाँ, डेटा और ट्रैफिक इतना विशाल हो गया है कि दुनिया का कोई भी एक सर्वर, चाहे उसमें कितनी भी रैम या प्रोसेसर्स लगा दिए जाएं, उसे नहीं संभाल सकता। जब डेटा का आकार इस स्तर तक पहुंचाता है, तब क्या होता है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो यहीं पर डेटाबेस आर्किटेक्चर की सबसे उन्नत तकनीकें सामने आती हैं, पार्टीशनिंग और शार्डिंग। ये क्या होते हैं? जब डेटा एक सर्वर की क्षमता से बाहर हो जाता है, तो उसे एक जगह रखना न सिर्फ अव्यावहारिक है, बल्कि खतरनाक भी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि डेटाबेस को ही टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है? एक तरह से हाँ। पार्टीशनिंग में एक बहुत बड़ी टेबल को छोटे, अधिक प्रबंधनीय हिस्सों में बांट दिया जाता है, लेकिन वो आमतौर पर एक ही फिजिकल सर्वर पर रहते हैं। ये एक बड़े घर के अंदर अलग-अलग कमरे बनाने जैसा है। समझ गया। और शार्डिंग इससे बिल्कुल अलग और बहुत बड़े स्तर की चीज है। शार्डिंग में पूरे डेटाबेस को ही कई अलग-अलग सर्वर्स, जिन्हें शार्ड्स कहा जाता है, उनमें वितरित कर दिया जाता है। मतलब सर्वर ही अलग-अलग कर दिए जाते हैं? हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 करोड़ यूजर्स हैं, तो A से M तक के नाम वाले यूजर्स का सारा डेटा दिल्ली के एक सर्वर पर होगा और N से Z तक वालों का डेटा मुंबई के दूसरे सर्वर पर। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करता है कि भारी ट्रैफिक के दौरान लोड पूरी तरह से बैलेंस रहे। कोई एक सर्वर कभी क्लैश नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक पहले ही अलग-अलग जगहों पर बढ़ चुका है। ये पूरी चर्चा सच में आंखें खोलने वाली रही। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालें, तो 3 चीजें सबसे प्रमुखता से सामने आती हैं। सुरक्षा, गति और स्केलेबिलिटी। बिल्कुल। पहला है सुरक्षा, जहां प्रीपेड स्टेटमेंट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि हैकर्स अपनी चालबाजियों से डेटाबेस में घुसपैठ न कर सकें। दूसरा है गति, जहां इंडेक्सिंग, डीनॉर्मलाइजेशन और कैशिंग मिलकर ये तय करते हैं कि जानकारी सर्वर से ब्राउजर तक पलक झपकते ही पहुंच जाए। और तीसरा आकार या स्केलेबिलिटी। हाँ, जहां शार्डिंग जैसी उन्नत तकनीकें ये सुनिश्चित करती हैं कि डेटा चाहे जितना भी विशाल हो जाए, ट्रैफिक चाहे जितना बढ़ जाए, सिस्टम कभी ना रुके। उन लोगों के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होना चाहिए कि जब भी वे किसी बड़ी सेल के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हजारों उत्पादों को चुटकियों में फिल्टर करते हैं और वो वेबसाइट बिना क्रैश हुए आसानी से चलती रहती है। तो पर्दे के पीछे वास्तव में यही PHP और MySQL के ऑप्टिमाइजेशन तकनीकें एक अदृश्य ऑर्केस्ट्रा की तरह काम कर रही होती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? हमने आज देखा कि कैसे इंडेक्सिंग, कैशिंग और अंततः शार्डिंग के जरिए एक रिलेशनल डेटाबेस को उसकी अंतिम सीमाओं तक धकेला जा रहा है, ताकि वो आज के इंटरनेट की स्पीड से कदम मिला सके। लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें, हाँ, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI और मशीन लर्निंग के कारण दुनिया का डेटा बेतहाशा, लगभग अकल्पनीय गति से बढ़ रहा है। हम जल्द ही शार्डिंग और सर्वर्स की भी भौतिक सीमा तक पहुंच जाएंगे। ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या भविष्य में MySQL जैसे इन पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस की जगह किसी ऐसे बिल्कुल नए आर्किटेक्चर की आवश्यकता होगी जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या आने वाले दशक की वेबसाइट्स डेटा को रोज और कॉलम्स में रखने के बजाय पूरी तरह से किसी नए आयाम में सोचना शुरू कर देंगी? ये सच में एक ऐसा विचार है जो दिमाग को झकझोर देता है। क्या भविष्य में डेटा को संभालने का तरीका हमारी आज की समझ से पूरी तरह अलग और अकल्पनीय होगा? आज के इस विस्तृत डीप डाइव को हम इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यकीन है कि ये विषय लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से श्रोताओं को इंटरनेट के पर्दे के पीछे चलने वाली इस जटिल लेकिन रोमांचक तकनीकी दुनिया को समझने में एक नया और ताज़ा नजरिया मिला होगा। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।